हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने मैथ्स में क्या पढ़ा था? फंक्शन स्टार्ट कर दिए थे। फंक्शन, ठीक है, स्टार्ट किए थे। और लास्ट कौन सा फंक्शन पढ़ा था? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, ठीक है। इनटू फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन रिपीट नहीं होती, लेकिन जो रेंज है वो रिपीट हो सकती है और बच भी सकती है। जब हम टाइप ऑफ फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि डोमेन रिपीट नहीं होती, बिकॉज डोमेन जब रिपीट नहीं होगी तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होता है। तो जब हम जो है वो इनटू फंक्शन डिफाइन करे होंगे कि व्हाट इज मेंट बाय इनटू फंक्शन। सो इनटू फंक्शन का मतलब है जब भी हम टाइप ऑफ फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हमेशा जो है वो रेंज के हिसाब से डिफाइन करते हैं, डोमेन की बात नहीं करते हैं। तो जब इनटू फंक्शन की बात करेंगे तो इनटू फंक्शन में हम कहेंगे कि रेंज ऑफ द फंक्शन शुड बी द सबसेट ऑफ बी। चाहे रिपीट हो रही हो या रिपीटेशन ना हो रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि रेंज जो है वो सबसेट होनी चाहिए बी का। रेंज ऑफ द फंक्शन should not be equal to set b। set b के जो है वो बराबर नहीं होनी चाहिए, ऐसे फंक्शन को जो है वो हम इनटू फंक्शन कहते हैं। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है, तो यहाँ हमने जो है कुछ एग्जांपल एक और बार देख लेते हैं, फिर जो है वो नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। इस तरह से जब हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये वाला प्रोसेस या ये वाला जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ये मैपिंग कहलाती है। तो मैपिंग के जरिए जो है वो फंक्शन को पहचानना या फंक्शन को आइडेंटिफाई करना जो है वो आसान हो जाता है। सो मैं जो है वो दो तरह से जो है वो इनटू फंक्शन बना देता हूँ ताकि एग्जांपल याद रहे। फॉर एग्जांपल, एक साइड हमारे पास पी और क्यू मौजूद है और एक साइड जो है वो ए और बी मौजूद है। सो मैं इसमें अगर इनटू फंक्शन बनाऊं तो लेट सपोज ए बी एंड सी एंड एक्स वाई और जेड। तो ये मेरे पास जो है वो सेट्स गिवन है। सेट P इज इक्वल्स टू ए बी एंड सी, और सेट Q मेरे पास मौजूद है एक्स वाई एंड जेड। तो ये फंक्शंस आ गए मेरे, सेट्स आ गए मेरे पास। अब इसमें अगर मैं फंक्शन ड्रॉ करूं, सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो फंक्शन आ गए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से फंक्शन को लिखूं, सो फंक्शन और फ्रॉम P टू Q, P टू Q मेरे पास ये फंक्शन आ गया जिसमें आ जाएगा a कॉमा एक्स, b कॉमा एक्स एंड c कॉमा जेड। तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया। अगर इस फंक्शन की डोमेन निकालें तो फंक्शन की जो डोमेन है वो आ रही है a b एंड c, और इस फंक्शन की अगर हम रेंज निकालें तो रेंज हमारे पास आ रही है x एंड z। क्लियर है जो चीजें मैंने लिखी हैं? हाँ। सो इन दिस केस हमारा जो डोमेन है फंक्शन की, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ए, सॉरी ए नहीं, हमारे पास सेट p है। सो इक्वल टू सेट p, ये जो डोमेन वाला सेट है वो हमारे सेट p के ही बराबर है। और साथ साथ अगर हम रेंज को देखें तो रेंज इज नॉट इक्वल टू p। रेंज जो है वो हमारी p के बराबर नहीं है। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है। सो इसी तरह से यहाँ पे हम एक और बनाते हैं अपना इनटू फंक्शन। सो इन दिस इनटू फंक्शन लेट सपोज ए बी एंड सी, ये मेरे पास जो है वो सेट्स मौजूद है। ये मेरे पास जो है वो सेट ए मौजूद है, और फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ मेरे पास जो है वो सेट पी, ए और बी की वैल्यूज मैंने बता दी। अब इसके ऊपर जो है वो सेट ए और सेट बी में अलग से लिख देता हूँ। हमारा जो सेट ए है वो हो गया ए बी एंड सी। इसी तरह से हमारा सेट बी इक्वल हो गया
1 2 3 एंड 4। अगर मैं फंक्शन फॉर्म करूं, सो लेट सपोज a is to 3, b is to 1 एंड c is to 4। सो ये मेरे पास जो है फंक्शन फॉर्म हो गया। यहाँ पे अगर हम अलग से फंक्शन फॉर्म करें, सो इट इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। a टू b हमारे पास एक फंक्शन है। इसको हम अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा a, 3, b, 1 एंड c, 4। तो ये मेरे पास फंक्शन फॉर्म हो गया। अब अगर इस फंक्शन की डोमेन दिखें, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू a, b एंड c। ये डोमेन आ गई। उसी तरह से रेंज ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम a टू b, रेंज हमारे पास हो जाएगी 3, 1 एंड 4। सो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो वो फंक्शन वाली डेफिनेशन जो है वो पूरी हो रही है, दैट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू सेट ए एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट इक्वल टू बी। सो डोमेन ऑफ फंक्शन हमेशा ए के बराबर ही होगी। यहाँ पर भी डोमेन ऑफ द फंक्शन ए के पी के बराबर थी। अगर ये वाली कंडीशन जो पहले मैंने लिखी हुई है, अगर ये पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। और जब फंक्शन नहीं है तो फिर टाइप ऑफ फंक्शन हमें पहचानने की जरूरत नहीं है। जब हमें टाइप ऑफ फंक्शन पहचानना हो तो हम हमेशा रेंज को देखते हैं। सो दिस इज द रेंज, और इस केस के अंदर जो है वो ये हमारी रेंज है। रेंज जो है वो सेकेंड वाले सेट के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ जो मैंने दो इंटू फंक्शन लिखे हैं, ये दोनों इंटू फंक्शन में फर्क क्या है कि यहाँ पर रेंज रिपीट हो रही है और साथ साथ बच भी रही है। यहाँ पर रेंज बच रही है बट रेंज रिपीट नहीं हो रही। सो असल में इंटू फंक्शन का जो मतलब है कि इंटू फंक्शन के अंदर जो है वो एटलीस्ट एक रेंज जो है वो बचनी चाहिए। चाहे रिपीट हो रही हो रेंज या रिपीट ना हो रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम फंक्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारा? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। ओके, सो ऑन टू फंक्शन में ऑब्वियसली जब फंक्शन होगा तो उसका मतलब है डोमेन शुड बी इक्वल टू सेट ए। डोमेन जो है वो फंक्शन की वो सेट ए के बराबर ही होनी चाहिए। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन शुड बी इक्वल टू सेट ए। और जब हम ऑन टू कह रहे हैं तो ऑन टू इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, तो इसका मतलब हम रेंज के हिसाब से बताएंगे कि अगर ऑन टू फंक्शन है तो रेंज है वो हमेशा सेट बी के बराबर होनी चाहिए। चाहे रिपीटेशन हो सेट्स के अंदर या रिपीटेशन ना हो रही हो, ऑन टू फंक्शन के लिए जो है वो हमेशा जो है वो रेंज सेट बी के बराबर होगी। जब रेंज सेट बी के बराबर है तो उसका मतलब है कि सारी रेंज यूज हो जाएगी। कोई भी रेंज ऐसी नहीं होगी कि वो रिमेनिंग बच जाए। तो इसकी एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेट ए है और दूसरा जो है वो सेट बी। सेट ए की वैल्यूज 1 2 एंड 3 और सेट बी की वैल्यूज हम ले लेते हैं 3 एंड 4। सो अगर इससे हम फंक्शन फॉर्म करें, सो 1:4, 2:3 एंड 3:4। सो ये एक फंक्शन फॉर्म हो गया। इस फंक्शन को अगर हम सेट ए और सेट बी भी हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा जो सेट ए है वो है 1 2 एंड 3। सेट बी जो हमारा है वो इक्वल है 3 और 4 के। देन जो हमने फंक्शन फॉर्म किया है उस फंक्शन को देखें। सो फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सो फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 1:4, 2:3 एंड 3:3। सो इस फंक्शन में से अगर हम डोमेन निकालें, सो डोमेन ऑफ आवर फंक्शन इज 1 2 एंड 3 and range of our function is 4 and 3। सो अगर हम यहाँ पे देखें, इस कंडीशंस को अप्लाई करें तो इस कंडीशन के मुताबिक जो है वो हमारी जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर आ रही है और जो हमारी रेंज है वो बराबर आ रही है बी के।
सो इट्स मीन ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं ऑन टू फंक्शन की. सो दिस फंक्शन इज अ ऑन टू फंक्शन. क्लियर है ये? हाँ. ठीक है, तो एक और सेट लेते हैं x एंड y, a b एंड c, और सेट y हमारे पास हो जाएगा 5 6 एंड 7. सो हमारा जो सेट x हो गया, सेट x की वैल्यूज हैं a b एंड c. सेट y हमारे पास मौजूद है 5 6 एंड 7. सो उसके ऊपर हम जो है वो फंक्शन फॉर्म कर लेते हैं. फंक्शन में हमारे पास हो जाएगा c is to 7, b is to 5, a is to 6. सो फंक्शन फॉर्म करें इससे. फंक्शन फ्रॉम x to y that is equal to a comma 6, b comma 5 एंड c comma 7. तो ये हमारे पास जो है एक फंक्शन फॉर्म हो गया. इस फंक्शन की अगर हम डोमेन निकालें, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू a b एंड c. और रेंज निकालें इस फंक्शन की. सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 5 6 एंड 7. सो अगर हम कंडीशंस को देखें ऑन टू फंक्शन की, सो हमारी जो डोमेन है वो सेट x के बराबर है, और जो हमारी रेंज है वो हमारे दूसरे सेट y के बराबर है. तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है हमारी इस ऑन टू फंक्शन की. इसका मतलब है ये जो फंक्शन x टू y लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन. सो दो ऑन टू फंक्शन मैंने लिखे. पहले ऑन टू फंक्शन के अंदर रेंज की वैल्यू रिपीट हो रही थी, बट दूसरे ऑन टू फंक्शन के अंदर रेंज की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही. सो रिपीट होने या रिपीट ना होने से ऑन टू फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ता. फर्क इससे पड़ता है कि रेंज जो है वो b के बराबर होगी, तभी हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा. क्लियर है ये? हाँ. ओके. इसके बाद हम देखते हैं 1 to 1 फंक्शन. सो नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा है 1 to 1 फंक्शन. और 1 to 1 फंक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन ये है या आइडेंटिफिकेशन ये है कि रेंज इज नॉट रिपीटेड. रेंज जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए. अब रेंज रिपीट नहीं हो रही तो दो चीजें हो सकती हैं, कि रेंज बच रही हो या रेंज ना बच रही हो. हमें ये नहीं देखना 1 to 1 फंक्शन में कि रेंज बच रही है या रेंज नहीं बच रही. हमें 1 to 1 फंक्शन में सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो रेंज है, उस रेंज के अंदर जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए. सो जब रिपीट नहीं होगी तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं. कि पहली तो ये कि ऑल एटलीस्ट वन रेंज इज लेफ्ट. वन रेंज इज लेफ्ट. सो वन रेंज इज लेफ्ट का मतलब ये हुआ कि हमारी जो रेंज होगी फंक्शन की, इट विल बी अ सबसेट ऑफ आर सेट बी. अगर रेंज बच रही है तो रेंज जो है वो सबसेट होगी. और अगर दूसरी कंडीशन ये है कि ऑल रेंज आर यूज्ड, सारी रेंज जो है वो यूज हो जाएगी, कोई भी रेंज जो है वो बचेगी नहीं. तो जब रेंज बचेगी नहीं तो इसका मतलब है हमारी जो रेंज है फंक्शन की वो सबसेट नहीं होगी बल्कि इक्वल सेट होगी बी के. ये कंडीशन समझ आ गई? हाँ. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है और हमारा सेट बी आ गया ये दूसरा. सो इसके ऊपर अगर हम फंक्शन फॉर्म करें, सो लेट सपोज ये आ गया हमारे पास फंक्शन. इसे हम फंक्शन फॉर्म करते हैं. सो हमारा फंक्शन हो जाएगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दैट इज इक्वल टू
a कॉमा y, b कॉमा x एंड c कॉमा 3। सो ये वाली जो डेफिनेशन है, रेंज इज नॉट रिपीटेड, रेंज जो है वो रिपीट नहीं हो रही। तो यहाँ पर x, ये जो सेट b है वो रेंज वाला सेट कहलाता है। सो उस रेंज के अंदर x भी एक बार यूज हुआ, y भी एक बार यूज हुआ और 3 भी एक ही बार यूज हुआ है। तो कोई रिपीटेशन नहीं हो रही रेंज के अंदर, इसका मतलब दिस इज 1-to-1 फंक्शन। तो ये मैंने यहाँ फंक्शन फॉर्म करके लिख दिया। अब इस फंक्शन की जो है वो हम डोमेन नोट करते हैं, डोमेन और रेंज लिखते हैं। Domain of our function is equal to a, b and c. So domain तो हमेशा सेट a के बराबर ही होनी चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो फिर ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। रेंज अगर हम देखें अपने फंक्शन की, तो रेंज के अंदर हमारे पास आ रहा है x, y एंड 3। सो रेंज जो है वो अगर हम इसको देखें तो रेंज जो है हमारी सबसेट है b की। और जो मेन डेफिनेशन है हमारे 1-1 फंक्शन की, दैट आर रेंज शुड नॉट बी रिपीटेड, रेंज हमारी जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हमारी रेंज जो है वो रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब ये 1-to-1 फंक्शन है। इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं 1-to-1 फंक्शन की, जिसमें सारी रेंज जो है वो यूज हो गई होंगी। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट ए है 3, 4 एंड 5, और सेट y हम ले लेते हैं a, b, c। फंक्शन अगर हम इसमें से फॉर्म करें, सो 3 is to c, 5 is to a एंड 4 is to b। तो ये मेरे पास जो है वो एक फंक्शन फॉर्म हो गया। फंक्शन को राइट कर लेते हैं, फंक्शन फ्रॉम सेट x टू y। सो फंक्शन हमारा हो जाएगा 3, c, 4, b एंड 5, a। सो ये मेरे पास फंक्शन फॉर्म हो गया। अब जो है वो इस फंक्शन में से हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। डोमेन ऑफ आवर फंक्शन फ्रॉम x टू y इज 3, 4 एंड 5। सो डोमेन तो हमारी जो है वो सेट a के बराबर ही होनी चाहिए, जो कि यहाँ आ भी रही है। साथ साथ अगर हम रेंज को देखें, सो रेंज इज इक्वल्स टू a, b एंड c। सो हमारी रेंज जो है वो सेट y के बराबर है। यहाँ पर भी रेंज रिपीट नहीं हो रही, यहाँ पर भी रेंज रिपीट नहीं हो रही, दोनों फंक्शंस के अंदर जो है वो रेंज रिपीट नहीं हो रही। एक हमारे पास फंक्शन था फ्रॉम, एक जो फंक्शन था हमारे पास f फ्रॉम a टू b, और दूसरा हमारे पास फंक्शन था फ्रॉम x टू y। दोनों फंक्शंस के अंदर जो है वो रेंज रिपीट नहीं हो रही। इसका मतलब ये जो दोनों फंक्शन है दे आर 1-1 फंक्शन या 1-to-1 फंक्शन। पर दोनों फंक्शन के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर रेंज रिमेनिंग बच रही है, और यहाँ पर जो x टू y था इसमें रेंज बच नहीं रही। तो ये वाली कंडीशन को रिकॉल करो, पहले हमने ये वाली कंडीशन पहले भी पढ़ी कि अगर रेंज सारी यूज ना हो रही हो, रेंज बच रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, कौन सा फंक्शन था वो, इनटू फंक्शन था। इसका मतलब है ये वाला जो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, इट इज ऑल्सो इनटू फंक्शन। ये हमारा जो फंक्शन है वो इनटू फंक्शन भी है। साथ साथ जब रेंज सारी यूज हो जाती है, रेंज बचती नहीं है, तो उस फंक्शन को जो है वो हमने कहा था इट इज ऑन टू फंक्शन। तो इसका मतलब है यहाँ जो हमारे दो फंक्शन लिखे हुए हैं ये 1-to-1 फंक्शन तो है, बिकॉज रेंज रिपीट नहीं हो रही, बट साथ साथ हमारा जो फंक्शन है वो इनटू भी है और ऑन टू भी है। तो यहां से हम एक बात कंक्लूड कर लेते हैं कि जब भी हमारा कोई 1-to-1 फंक्शन होगा, 1-to-1 फंक्शन, सो 1-to-1 फंक्शन कभी भी सिर्फ 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा। या तो 1-to-1 फंक्शन जो है वो अपने साथ साथ इनटू भी कहलाएगा, और 1-to-1 फंक्शन या तो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1-to-1 फंक्शन हो। 1-to-1 फंक्शन विल बी ऑल्सो इनटू फंक्शन, और 1-to-1 विल ऑल्सो बी एन ऑन टू फंक्शन। जब हमारे पास 1-to-1 फंक्शन इनटू फंक्शन दोनों हो, तो ऐसे फंक्शन को जो है वो हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं।
सो इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब है ऐसा फंक्शन जो कि 1 to 1 के साथ साथ इनटू फंक्शन भी है, तो उस फंक्शन को जो है वो हम इनटू फंक्शन कहते हैं। जबकि ऑनटू के साथ अगर हमारा जो है वो 1 to 1 फंक्शन आ रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को जो है वो हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्लियर है ये बात? हाँ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखना। इनटू सॉरी, इंजेक्टिव फंक्शन इज इनटू एंड 1 to 1, एंड ऑनटू फंक्शन इज सॉरी, एंड बाइजेक्टिव फंक्शन इज 1 to 1 एंड ऑनटू फंक्शन। इसको हम यहाँ लिख भी देते हैं साथ साथ डेफिनेशन। आर इंजेक्टिव फंक्शन, so injective function is 1 function plus into function। सिमिलरली जो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन इज 1 function as well as onto function। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है। सो कुछ कंडीशन या कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई यहाँ पे, उसको मैं एक एक करके बताता हूँ। दैट यहाँ पर हमने 1 to 1 फंक्शन के बारे में जो है वो एक बात तो सीख ली कि 1 to 1 फंक्शन से कभी भी सिर्फ 1 to 1 नहीं होता। 1 to 1 हमेशा साथ में इनटू भी होगा, या फिर 1 to 1 जो है फंक्शन साथ में ऑन टू होगा। इसके अलावा फंक्शन से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई हैं कि जो हमारा हर फंक्शन होता है, एवरी फंक्शन is a relation और is a binary relation। हर फंक्शन जो है वो हमारा बाइनरी रिलेशन जरूर होता है, बट हर बाइनरी रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता। तो इसको हम कह देते हैं कन्वर्स इज नॉट ट्रू और वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। कि हर रिलेशन को जो है वो हम फंक्शन नहीं कह सकते, बिकॉज हर रिलेशन पे फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती। जबकि हर फंक्शन को हम कह सकते हैं कि इट इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और बाकी दो कंडीशन जो है लिखी हुई है मैंने यहाँ पे बता दी कि हर 1 to 1 फंक्शन जो है वो सिर्फ 1 to 1 नहीं होगा, वो साथ साथ इनटू भी होगा या फिर ऑन टू भी होगा। तो यहाँ तक क्लियर है सारी बात? हाँ। ओके, सो यहाँ फंक्शन से रिलेटेड जो है वो हमारे पास कुछ खास क्वेश्चंस मौजूद नहीं है। अच्छा, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे तमाम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया है। तो इसकी जितनी भी यहाँ पे जो एक्सरसाइज मौजूद है, यहाँ पे टोटल 5.5 तक एक्सरसाइज मौजूद है। इन एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ लेना। क्लियर है ये? अभी एक एसएलओ है, कौन सा एसएलओ है बताओ मुझे। डिफरेंस बिटवीन 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एंड 1-1 फंक्शन। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एंड 1-1 फंक्शन, ठीक है। सिंपल सी जो है वो इसके अंदर वो है आइडेंटिफिकेशन है एक तरह से 1-1 फंक्शन एंड 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। सो 1-1 फंक्शन तो अभी हमने पढ़ा कि 1-1 फंक्शन मींस कि वो फंक्शन होगा, और फंक्शन होने का मतलब वही कि डोमेन जो हमारी है फंक्शन की वो बराबर होगी सेट ए के, और डोमेन जो है वो रिपीट नहीं होगी। डोमेन तो कभी भी रिपीट नहीं हो सकती फंक्शन होने के लिए। डोमेन नॉट रिपीटेड, डोमेन जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होगी। जबकि ये जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस है, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है नॉट फंक्शन। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि फंक्शन नहीं होगी। तो इसकी हम जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से जो है वो इजीली समझ आ जाएगा। अभी 1 to 1 की अभी हमने इतनी सारी एग्जांपल की, तो एक और यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पी क्यू एंड आर। सो सेट बी हमारे पास हो जाएगा
3, 4 एंड 5। सो फंक्शन के अंदर और खास तौर पे 1-1 फंक्शन के अंदर मतलब इसका ये है कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। डोमेन में तो वैसे भी रिपीटेशन नहीं हो सकती बिकॉज फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा, और जब 1-1 फंक्शन की बात हो रही है तो उसका मतलब है रेंज भी रिपीट हमारी नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ से जो है वो एक फंक्शन फॉर्म करते हैं, p/5, r/3 एंड q/4। सो यहाँ जो फंक्शन फॉर्म हुआ है हमारे पास फ्रॉम a to b, a to b जो हमारा फंक्शन है p/5 and q/4 and r/3। सो ये हमारे पास 1-1 फंक्शन आ गया, जिस तरह अभी हमने जो है वो पहले किया था, ये वही सेम फंक्शन है। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि वो फंक्शन नहीं होगा, बट 1-1 का मतलब है कि रिपीटेशन नहीं होगी। 1-1 मीन्स रिपीटेशन कहाँ नहीं होगी? 1-1 का मतलब है कि रिपीटेशन जो है वो रेंज के अंदर नहीं होगी, रेंज में हमें रिपीटेशन नहीं करनी। और कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि ये सिर्फ रिलेशन होगा, कोई फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, x and y। So let's suppose a, b and c, ये मेरे पास जो है वो एक सेट x मौजूद है और ये मेरे पास जो है वो सेट y मौजूद है। सो अगर मैं इसके अंदर 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर्म करूं, सो c/1 एंड b/2। तो ये हमारे पास ना सेट x के अंदर रिपीटेशन हो रही है ना सेट y के अंदर रिपीटेशन हो रही है। सो उसका मतलब है 1-1 की जो डेफिनेशन है या 1-1 का जो मतलब है वो फुलफिल हो गया। सेट x के अंदर भी कोई रिपीटेशन नहीं है, सेट y के अंदर भी कोई रिपीटेशन नहीं है। सो अगर हम इस पे फंक्शन वाली चीज अप्लाई करें, तो जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि ये वाला जो एलिमेंट है वो रह गया है, बच गया है पहला एलिमेंट, इसका मतलब है फंक्शन नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि b/1। तो ये हमारे पास जो है वो सिर्फ एक बाइनरी रिलेशन कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इट इज अ बाइनरी रिलेशन इन विच एलिमेंट्स आर b/1 एंड c/2। क्लियर है ये फंक्शन और कॉरेस्पॉन्डेंस? हाँ। ठीक है। ओके, बुक मौजूद है तुम्हारे पास ये? हाँ। ठीक है, तो पेज नंबर 102 पर आ जाओ। पेज हमारा 102 एंड आवर क्वेश्चन नंबर is 6। क्वेश्चन रीड करो। एक मिनट में खोल लूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। जी, क्वेश्चन नंबर 6। इसको पढ़ लो एक बार पूरा, जब तक मैं कुछ पार्ट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, ये 2 पार्ट्स जो मैंने लिखे हैं, इन 2 पार्ट्स के आंसर दे दो मुझे।
यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है, और अगर फंक्शन नहीं है तो फिर इट विल जस्ट बी अ बाइनरी रिलेशन। फर्स्ट वाला फंक्शन है। फर्स्ट वाला जो है वो फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि इसमें डोमेन रिपीट नहीं हो रही। डोमेन रिपीट नहीं हो रही, और दूसरी कंडीशन जो थी फंक्शन की वो ये थी कि डोमेन शुड बी इक्वल टू फर्स्ट सेट और सेट ए। तो यहाँ हमारे पास सेट ए ही मौजूद नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो वो है ये रिलेशन है उसमें डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर ही है। तो यहाँ जो रिलेशन फॉर्म हो रहा है वो 1 2 3 और 4, और यहाँ पर भी मौजूद है 1 2 3 एंड 4। सो हमारे पास जो रिलेशन फॉर्म हो रहे हैं या रिलेशन जो बन रहा है 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ एंड 4 का 4 के साथ। अब मुझे बताओ कौन सा फंक्शन है ये? ऑन टू फंक्शन। ये हमारा जो है वो ऑन टू फंक्शन है। क्यों ऑन टू फंक्शन है? क्योंकि इसमें रेंज बच नहीं रही। रेंज इसमें जो है वो बचने रही, इट इज ऑन टू फंक्शन। ये हमारा ऑन टू फंक्शन आ गया। साथ साथ यहाँ पे देखो कि रेंज रिपीट नहीं हो रही, रेंज जो है वो सिर्फ एक एक बार यूज हो रही है, रेंज रिपीट नहीं हो रही। तो साथ साथ कौन सा फंक्शन हुआ? 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन भी। तो ऐसा फंक्शन जो कि ऑन टू के साथ 1-to-1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। जो ये हमारा जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो जो पहला वाला फंक्शन हमें गिवन था ये हमारा साथ साथ बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। इसी तरह से पार्ट थर्ड मेरे पास गिवन है बी सी एंड डी, और यहाँ लिखा हुआ है ए, सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज हो रहा है ए। सो अगर हम रिलेशन फॉर्म करें, सो बी इज टू ए, ये एक रिलेशन फॉर्म हो रहा है। देन सी इज टू ए, दूसरा रिलेशन भी इसी तरह से फॉर्म हो रहा है, एंड डी इज टू ए। सो ये हमारा सेट, पहला सेट हो जाएगा, लेट्स सपोज सेट ए, और उसको हम कह देते हैं सेट बी। सो कौन सा फंक्शन बन रहा है? फंक्शन है या नहीं है? नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें रेंज में और कोई एलिमेंट नहीं है। नहीं, देखो फंक्शन के लिए मैंने कहा था कि जब भी हमें फंक्शन को पहचानना होता है, फंक्शन को पहचानते हुए हम हमेशा जो है वो डोमेन को देखते हैं। फंक्शन पहचानने के लिए कभी भी रेंज को नहीं देखते। और जब हम टाइप ऑफ फंक्शन पहचान रहे होते हैं तो टाइप ऑफ फंक्शन के लिए हमेशा रेंज को देखते हैं। सो अभी हम फिलहाल टाइप नहीं देख रहे, हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए डोमेन को देखते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे ना तो इसके अंदर रिपीटेशन हो रही है, ना इसके अंदर कोई चीज बच रही है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन है। फिर जब हम फंक्शन है तो फिर टाइप ऑफ फंक्शन पहचानने देखते हैं। जब टाइप ऑफ फंक्शन पहचानने होंगे तो हमें रेंज को देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि तो रेंज रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये 1-to-1 तो नहीं है। अब रेंज इसके अंदर सारी यूज हो गई है, तो इसका मतलब है कौन सा फंक्शन हुआ? ऑन टू फंक्शन। ये हमारा जो है वो जस्ट ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है बात? हाँ। ठीक है। तो अब जो है वो हमारे पास जो लास्ट के दो क्वेश्चंस मौजूद हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 एंड क्वेश्चन नंबर पार्ट 8, इन दो क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ हमारे पास मौजूद है 1 3 5, और यहाँ मौजूद है हमारे पास P Q R एंड S। इसी तरह से पार्ट 8 में हमारे पास है 1 3 5 7, और दूसरे सेट में हमारे पास मौजूद है A B एंड C। और जो फंक्शंस फॉर्म हुए हुए हैं, रिलेशन फॉर्म हुआ है 1:R, 1:R हो गया, 3:P एंड 5:S। और यहाँ हमारे पास फॉर्म हुआ है 1:C, 3:A एंड 7:B।
ठीक है। सो अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले 7 पार्ट के अंदर बताओ, क्या ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है? फंक्शन है। इट इज अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है? क्योंकि इसमें पूरी डोमेन यूज हो रही है। सारी डोमेन यूज हो रही है और साथ साथ डोमेन रिपीट भी नहीं हो रही। सो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि इट इज अ फंक्शन। अब जब अज्यूम कर लिया कि इट इज अ फंक्शन, तो फिर अब हम आ जाते हैं टाइप पर। अब बताओ मुझे कौन सी टाइप का फंक्शन है? इनटू फंक्शन। ये हमारा जो है वो इनटू फंक्शन है। और इनटू के साथ साथ एक और चीज देखो कि यहाँ पे रेंज रिपीट नहीं हो रही। रेंज रिपीट हो रही है इसमें? नहीं, नहीं हो रही। तो फिर कौन सा फंक्शन होगा साथ साथ? 1-to-1 फंक्शन। साथ साथ ही हमारा जो है वो 1-1 फंक्शन भी है। तो जब ये इनटू और 1-to-1 दोनों है, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? इस इंजेक्टिव फंक्शन फंक्शन। को फिर हम इनटू फंक्शन या 1-1 फंक्शन नहीं कहेंगे। अब इसको हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। और जब हमने इंजेक्टिव कह दिया, तो इट्स मीन ये हमारा इनटू भी है और 1-1 फंक्शन भी है। इसी तरह से पार्ट 8 में मुझे बताओ, फंक्शन है या फंक्शन नहीं है? नहीं है। नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन। और क्यों कहा हमने कि नॉट अ फंक्शन? क्योंकि डोमेन बच रही है। डोमेन इसमें यहाँ पे बच रही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हमारी जो डोमेन है फंक्शन की, यहाँ पे हम इसका रीजन लिख देते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, उस फंक्शन की हमारी जो डोमेन है, इट इज नॉट इक्वल टू सेट ए। हमारी जो डोमेन की फंक्शन की डोमेन है वो सेट ए के बराबर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है। सो एक ईयर के जो है वो हम यहाँ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो सेट ए के जो है वो हम पेपर 1 जो है वो 2009 का है हमारे पास। तो इसके जो है क्वेश्चंस कुछ ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। पेपर क्लियर नजर आ रहा है? हाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करो। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 एंड 2 कैसे आया? क्योंकि ए जो सेट है हम्म, उसमें जो एलिमेंट है वो बी का पार्ट नहीं है, और अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टिल बी में 1-2 है, तो 1-2 ही रहेगा। ठीक है। सो यहाँ हमारे पास बी और ए जो है वो हम इसको कह सकते हैं कि बी और ए जो है वो हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं। और डिसजॉइंट सेट्स के अंदर जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमारे पास हमेशा फर्स्ट वाला सेट पूरा पूरा बच जाएगा, बिकॉज ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स थे। सो हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो हो जाएगा सी। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और सॉल्व करो।
ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो कौन सा ऑप्शन कहा? बी। ऑप्शन बी कहा तुमने, ठीक है। तो कैसे आया वो देखते हैं। मुझे बताओ कैसे सॉल्व किया। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 एंड 5 है, और अगर ए और बी का यूनियन ले तो 1 2 3 4 है, और अगर देखें तो ए और बी में 1 2 3 4 में से कोई एलिमेंट होंगे, और अगर हम इनके बीच में इंटरसेक्शन देखें इनका कॉम्प्लीमेंट करके तो 5 आएगा। देखो, अब अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी ही मौजूद नहीं है सवाल के अंदर, तो यहाँ मेरे पास कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लेंगे? कोई भी एलिमेंट सपोज करके 1 2 3 4 में से। नहीं, सपोज हमें नहीं करना। देखो, मैं एक हिंट देता हूँ, उस हिंट को देख के जो है वो उसको सॉल्व करना। तुमने आंसर बी कहा था, अब मैं हिंट देता हूँ, उसके बाद फिर जो है वो दोबारा से सॉल्व करते हैं। ओके, सो हिंट ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होता है? रिकॉल करो। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है कि आप अगर मुझे ए और बी सेपरेटली भी नहीं दिए हुए, तो मुझे पता है कि अगर ए यूनियन बी गिवन है तो मैं इसका आंसर फाइंड कर सकता हूँ। तो इसको निकालने का मेथड क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से मैं माइनस कर दूंगा ए यूनियन बी के सेट को। तो अब मुझे ए और बी अलग अलग नहीं चाहिए, मुझे ए और बी का यूनियन चाहिए, जो कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। सो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। इसमें से जब हम माइनस करेंगे ए यूनियन बी को 1 2 3 एंड 4 माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। सो ओनली एलिमेंट लेफ्ट इन द यूनिवर्सल सेट इज 5। सो ऑप्शन बी जो तुमने बताया था वो करेक्ट है। ये जो मेथड समझाया वो समझ आया? हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करो। ये तीनों एलिमेंट, ये जो तीनों सेट हैं, ये डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है? कुछ भी नहीं है, बस ये जस्ट सेट्स हैं, और इनके बारे में सिर्फ एक ये बात कहिए कि दे आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्वेश्चन के अंदर जो है प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई हो रही हैं। अब चाहे तो अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड आर नॉन एम्प्टी सेट। तो हम सपोज कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लिया हमने, लेट सपोज 1, वाई सपोज कर लिया हमने 2, और जेड सपोज कर लिया लेट सपोज हमने 3। सो इसको जो है वो अगर हमें प्रॉपर्टी डायरेक्ट समझ नहीं आ रही, तो हम जो है वो पहले इसको जो है वो पूरा इस तरह से लेके सॉल्व कर लें, या सेट्स अपनी मर्जी से कोई और ले लें। सो सिंपल, ये बाकी तीनों ऑप्शंस ना भी देखें तो इस ऑप्शन डी को गौर से देखो। इसमें जो है वो यूनियन की कम्यूटेशन शो की हुई है। एक्स और वाई का पहले हम यूनियन लें और उसका यूनियन ले लें जेड के साथ। तो एक्स और वाई का यूनियन क्या आएगा? 1 and 2। 1 and 2 आएगा। और फिर उसको जेड के साथ यूनियन ले लो तो क्या आएगा? 1 2 and 3। ये आ जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक है, इसी तरह y और z का यूनियन लो, 2 and 3। 2 एंड 3, और x के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? 1 2 and 3। 1 2 एंड 3। समझ आया? हाँ। तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये करेक्ट है, इनमें से हमें करेक्ट फाइंड आउट करना था। सो ऑब्वियसली ये जो बाकी रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं उसको अगर हम ये सेट या इनके अलावा भी कोई सेट लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो दोनों साइड बराबर नहीं आएगी, बिकॉज लास्ट वाला पार्ट जो हमने सॉल्व किया इसमें आंसर हमारा जो है वो करेक्ट आ रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 करो। डी। क्वेश्चन नंबर 4 तुमने कहा डी। सो फॉर अ गिवन रिलेशन हमें दिया हुआ है a कॉमा बी कॉमा सी एंड डी कॉमा डी। सो अब मुझे सिर्फ वैसे अलग से एक क्वेश्चन अगर आंसर कर दो, बताओ क्या ये बाइनरी रिलेशन जो गिवन है वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है? नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन रिपीट हो रही है। बिकॉज उसके अंदर डोमेन रिपीट हो रही है। बिल्कुल ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें रेंज पूछी गई है, सो रेंज हमारे पास आएगी ए बी सी एंड डी। तो तुमने जो ऑप्शन डी बताया था वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर सेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हमारे पास जो है वो सेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रही हो तुम? बी कैसे आया? क्योंकि अगर फंक्शन है तो फिर डोमेन सारी यूज होनी चाहिए, तो ए ई एंड आई डोमेन है तो इसलिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए आ रहा है और ई आ रहा है, आई नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसकी डोमेन सेट के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। इसी तरह से ऑप्शन सी को देखें।
हेलो। हेलो। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट था, बिकॉज उसकी जो डोमेन है वो सारी यूज जो है वो नहीं हो रही थी, डोमेन बच रही है। इसी तरह से ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ ऑप्शन सी के अंदर डोमेन जो है वो रिपीट भी हो रही है और साथ साथ जो है वो सारी यूज भी नहीं हो रही। इसी तरह से लास्ट ऑप्शन के अंदर डोमेन सारी यूज हो गई है बट इसके अंदर रिपीटेशन भी आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये जो हमारा ऑप्शन बी था AEI, तो ये हमारा जो है वो एक फंक्शन है। अब मुझे उसके अंदर एक और आंसर ये कर दो कि बताओ कौन सा फंक्शन है। onto function। फंक्शन है हमारा, एक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और कौन सा फंक्शन कहा? onto function। क्यों ऑन टू फंक्शन है? क्योंकि इसमें रेंज रिपीट नहीं हो रही। क्योंकि इसके अंदर जो है वो रेंज जो है वो रेंज रिपीट तो नहीं, रेंज इसमें रिपीट तो हो रही है, वन 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 तीनों बार वन ही आ रहा है, रेंज रिपीट हो रही है। ये ऑन टू इसलिए है बिकॉज इसके अंदर जो है वो रेंज सारी यूज नहीं हो रही, इसीलिए जो है वो ये ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके फर्दर पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।